हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव वो भी ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं अपनी कहानी। पलक बहुत ही खोई खोई सी घर के एक कोने में बैठी थी। ना जाने क्यों उसे यह घर बहुत अजनबी सा लगता था। बिजनौर में सब कुछ कितना अपना अपना सा था, सब कुछ जाना पहचाना। कितने मस्त दिन थे वो। पास पड़ोस में घंटों खेलती थी और बड़ी मम्मी कितने प्यार से पकवान बनाती थी। स्कूल में हमेशा प्रथम आती थी वह। वाद विवाद प्रतियोगिता हो या गायन, पलक हमेशा ही अव्वल आती। रविवार का दिन तो जैसे एक त्योहार होता था। पास पड़ोस के अंकल आंटी आते थे और फिर घर की छत पर मूंगफली और रेवड़ी की बैठक होती थी। बड़े पापा मम्मी अपने बचपन के किस्से सुनाते थे। पलक घंटों अपनी सहेलियों के साथ बैठकर उन पलों में सारा बचपन जी लेती थी। पूरा दिन 24 घंटे में ही बटा हुआ था। यहाँ की तरह नहीं कि कुछ पलों में ही ख़त्म हो जाता है। तभी ऋषभ भैया अंदर आए और बोले, पलक तुम यहाँ क्यों एक कोने में बैठी रहती हो, क्या प्रॉब्लम है। ऋषभ भैया बोले जा रहे थे, यह दिल्ली है, बिजनौर नहीं। यह क्या अजीब किस्म की जीन्स और ढीली कुर्ती पहन रखी है। पता है कल मेरे दोस्त तुम्हें देखकर कितने हंस रहे थे। पलक को समझ नहीं आ रहा था, जो कपड़े बिजनौर में मॉडर्न कहलाते थे वो यहाँ पर बेकार कहलाते हैं। पलक सोच रही थी कि बड़ी मम्मी पापा ने तो उसे दिल्ली में पढ़ने के लिए भेजा था, पर यहाँ के स्कूल में तो लगता है पढ़ाई के अलावा सारे काम होते हैं। सब लोग धड़ाधड़ इंग्लिश बोलते हैं, कैसी कैसी गालियाँ देते हैं कि उसके कान लाल हो जाते हैं। वैसे इंग्लिश में तो पलक की भी अच्छी थी, पर ना जाने क्यों दिल्ली में उसे बहुत झिझक होती है। आज ऋषभ भैया और मम्मी पापा पलक को मॉल लेकर गए थे शॉपिंग कराने के लिए। इतना बड़ा मॉल पलक ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। जब पलक छोटी थी तो बार बार उसके दिमाग में यही बात आती थी कि वह नाना नानी के साथ क्यों रहती है। पेरेंट टीचर मीटिंग में वह अपने नाना नानी को लेकर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि सबकी मम्मी इतनी सुंदर, जवान और नए नए स्टाइल के कपड़े पहनती है और उसकी नानी खिचड़ी बाल और उल्टे सीधी साड़ी पहनकर जाती थी। एक बार उसने अपनी नानी से पूछ ही लिया, मैं अपने मम्मी पापा के साथ क्यों नहीं रहती हूँ। नानी हंसते हुए बोली थी, क्योंकि कुदरत ने तुम्हें अपने नाना नानी के जीवन में रंग भरने भेजा है। पलक को कुछ समझ नहीं आता था। यह दुविधा उसके बाल मन में हमेशा रहती थी। बस इसके अलावा उसकी ज़िंदगी में सब कुछ परफेक्ट था। जब कभी कभी पलक की मम्मी रीना दिल्ली से अपने बेटे ऋषभ के साथ आती तो पलक को बहुत बुरा लगता था। उन दिनों पलक की नानी कितनी अजनबी सी हो जाती थी। सारा दिन वह रीना के चारों तरफ घूमती थी। ऋषभ भैया उसे कितनी हेय दृष्टि से देखते थे। पलक जब 11 साल की हुई तो उसके जन्मदिन पर उसकी मम्मी ने उसे पूरी कहानी बताई कि पलक की बेहतर देखभाल के लिए वह नाना नानी के पास रहती है और जल्द ही पलक को वह लोग दिल्ली ले जाएंगे। कितनी खुश हुई थी पलक यह सुनकर कि जल्द ही वह अपने मम्मी पापा के साथ चली जाएगी। उस बार जब छुट्टियों में रीना बिजनौर आई हुई थी तो पलक रीना को अपने स्कूल पेरेंट टीचर मीटिंग में ले कर गई। दोस्तों को उसने बहुत शान से अपनी मम्मी से मिलवाया था। रीना बहुत खुश होकर पलक के साथ उसके स्कूल गई थी, क्योंकि अब वह अपनी बेटी को उसके बेहतर भविष्य के लिए दिल्ली ले कर जाना चाहती थी। पलक का स्कूल देखकर रीना को धक्का लगा था, क्योंकि पलक का स्कूल छोटा और पुरानी तकनीक पर आधारित था। आते ही रीना अपनी माँ से बोली, मम्मी अब पलक को दिल्ली लेकर जाना ही होगा। इस छोटे शहर में पलक का ठीक से विकास नहीं हो पाएगा। इसके स्कूल में कुछ भी ठीक नहीं है। पलक की नानी रुआसी होकर बोली, रीना तुम भी तो इसी स्कूल में पढ़ी हो, और बेटा तुम तो पलक को इस दुनिया में लाना ही नहीं चाहती थी। वह तो जब मैंने सारी जिम्मेदारी उठाने की बात की थी तब तुमने उसे जन्म देने के लिए तैयार हुई थी। रीना बेहद महत्वाकांक्षी युवती थी। जब उसका बेटा ऋषभ 3 वर्ष का ही हुआ था तब पलक के आने की आहट रीना को मिली थी। ऋषभ की जिम्मेदारी, नौकरी और घर की भागदौड़ में रीना थक कर चूर हो जाती थी।
ऐसे में एक नई जिम्मेदारी के लिए वह तैयार नहीं थी। वैसे भी उन्हें बस एक ही बच्चा चाहिए था। ऐसे में पलक के लिए उनकी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं थी। दिल्ली में आसानी से गर्भपात नहीं हो सकता था, इसलिए रीना बिजनौर गर्भपात कराने आई थी। पर रीना के मम्मी पापा अपने अकेलेपन से ऊब चुके थे। बेटा विदेश में बस गया था। रीना को भी घर परिवार और नौकरी के कारण यहाँ आने की फुर्सत नहीं थी। इसलिए रीना के मम्मी पापा जानकी जी और किशनकांत जी को ऐसा लगा जैसे यह कुदरत की इच्छा हो और यह बच्चा उनके पास आना चाह रहा हो। कितनी मुश्किल से जानकी ने रीना को मनाया था। पूरे समय वे रीना के साथ बनी रही थी ताकि उसे किसी बात की तकलीफ ना हो। पलक के जन्म के 2 महीने बाद जानकी पलक को लेकर बिजनौर आ गई थी। रीना किसी भी कीमत पर पलक की जिम्मेदारी लेने नहीं चाहती थी, इसलिए उसने पलक को अपना दूध भी नहीं पिलाया था। माँ का दूध न मिलने के कारण पहले 2 साल तक पलक बेहद बीमार रही। जानकी और किशनकांत का एक पैर घर और दूसरा हॉस्पिटल में रहता। पास पड़ोस वाले कहते भी, आराम के वक्त इस उम्र में यह क्या झंझाल मोल ले लिया है। पर जानकी की जिंदगी को एक मकसद मिल गया था। उनकी दुनिया भर की बीमारियां एकाएक गायब हो गई थी। सारा दिन कैसे बीत जाता था जानकी को पता भी नहीं लगता था। पलक के साथ जानकी ने बहुत मेहनत की थी। 4 वर्ष की होते होते पलक एकदम जापानी गुड़िया सी लगने लगी थी। अब जब भी छुट्टियों में रीना घर जाती तो पलक की बाल सुलभ हरकतें और उसका भोलापन देखकर उसकी सोई हुई ममता जाग उठती थी। पर रीना किस मुंह से अपनी माँ से यह कहती, क्योंकि वह तो पलक को इस दुनिया में लाना ही नहीं चाहती थी और ना ही उसकी कोई जिम्मेदारी उठाना चाहती थी। इसलिए कितने कितने दिनों तक वह अपने मम्मी पापा के पास बिजनौर फ़ोन भी नहीं करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और ऋषभ भी अब किशोर अवस्था में पहुंच गया था। ऋषभ अब अपनी ही दुनिया में व्यस्त रहता था। जब रीना ने अपने पति पराग से इस बात की जिक्र किया तो उसने भी रीना को झिड़क दिया। तुम कितनी खुदगर्ज हो रीना, अब पलक बड़ी हो गई है और ऋषभ की तरफ से तुम फ्री हो तो तुम पलक की याद आने लगी और तुम्हें यह एहसास होने लगा कि तुम पलक की मम्मी हो। याद है तुम्हें जब वह 7 महीने की थी और बेहद बीमार थी, तुम्हारी मम्मी ने तुमसे आने के लिए कहा था पर तुम ऑफिस के काम का हवाला देकर अमेरिका चली गई थी। हर वर्ष जब हम छुट्टियों में घूमने जाते थे तो मैं कितना कहता था कि पलक को भी साथ ले लेते हैं, पर तुम हमेशा कतराती थी क्योंकि तुम 2 बच्चों की जिम्मेदारी एक साथ नहीं उठा सकती थी। रीना चुपचाप बैठी रही और पलक को अपने घर लाने के लिए मंथन करती रही। समय बीतता गया और रीना हर संभव कोशिश करती रही अपनी मम्मी को यह जताने की कि उनका पालन पोषण करने का तरीका पुराना है। वह यह जानना चाहती थी कि पलक की बेहतर परवरिश के लिए उसे दिल्ली भेज देना चाहिए। आज रीना को पलक के स्कूल जाने से यह मौका भी मिल गया। पलक 12 वर्ष की हो चुकी थी। रीना अपनी बेटी को अपने जैसा ही स्मार्ट बनाना चाहती थी। जब रीना की मम्मी ने अपनी बेटी की बात को अनसुना कर दिया तो रीना ने अपने पापा से बात की। पलक की आगे की पढ़ाई के लिए उसे दिल्ली भेज देना चाहिए। किशनकांत जी एक व्यवहारिक किस्म के इंसान थे। दिल से ना चाहते हुए भी किशनकांत को पलक के भविष्य की खातिर रीना की बात माननी पड़ी। पलक को जब पता चला कि वह अपने मम्मी पापा के साथ दिल्ली जा रही है तो वह बेहद खुश थी। पर जब सारा सामान पैक हो गया तो पलक एकाएक रोने लगी कि वह किसी भी कीमत पर नाना नानी को छोड़कर नहीं जाना चाहती। उधर जानकी जी का घोंसला एक बार फिर से खाली हो गया था, पर इस बार पंछी के उड़ने का दर्द अधिक कथा था। किशनकांत जी ने जितना जानकी जी को समझाते वह रीना की ही बेटी है और तुम्हें खुश होना चाहिए कि हमारी पलक बड़े और अच्छे स्कूल में पढ़ेगी। पर जानकी को तो जैसे उसकी दुनिया ही वीरान लगने लगी थी। जानकी को पूरा विश्वास था कि पलक उनके बिना रह नहीं पाएगी। बेटी ने एक बार भी नहीं कहा था, इसलिए उन्हें खुद तो दिल्ली जाने की हिम्मत नहीं हुई थी। पर पति किशनकांत की चिरोरी करके घर के पुराने नौकर माता दीन को ढेर सारी मिठाइयों के साथ दिल्ली भेज दिया। नई दुनिया, नए लोग और
चमक दमक सभी को अच्छी लगती है और पलक तो फिर भी बच्ची थी। वह इस टिमटाम में अपने पुराने घर और साथियों को भूल गई थी। माता दीन को देखकर एक पल के लिए पलक की आंखों में चमक तो आई, पर नए रिश्तों के बीच फिर वह चमक भी धीमी पड़ गई थी। माता दिन पलक को खुश देखकर, उसे आशीष देकर अगले दिन विदा हो गए थे। माता दिन को विदा करते हुए रीना का स्वर कशोल से हो उठा और बोली, काका मम्मी को बोलिएगा पलक की चिंता छोड़ दे, वह मेरी बेटी है, मैं अपने आप संभाल लूँगी। दिल्ली से आकर माता दीन ने कहा, बीबी जी चिंता छोड़ दीजिए, पलक बिटिया नई दुनिया में रच बस गई है। पर जानकी जी खुश होने की बजाय दुखी हो गई थी और फिर से उनका शरीर बीमारियों का अड्डा बन गया था। उधर 1 माह बीत गया था और पलक के ऊपर से चमक दमक की खुमारी उतर गई थी। अब पलक चाहकर भी अपने आप को दिल्ली की भागती दौड़ती जिंदगी में ठीक से ढाल नहीं पा रही थी। स्कूल का माहौल उसके पुराने स्कूल से बिल्कुल अलग था। घर आकर पलक किसी से अपने मन की बात कहे उसे समझ ही नहीं आता था। पलक बहुत कोशिश करती थी अपने आप को ढालने की, पर असफल ही रहती। नाना नानी को जब भी बिजनौर से फ़ोन आता तो पलक हर बार यही बोलती कि उसे दिल्ली में बहुत मज़ा आ रहा है। पलक अपने नाना नानी को परेशान नहीं करना चाहती थी। पलक के मम्मी पापा सुबह निकल कर रात को ही आते थे। ऋषभ भैया अपने दोस्तों और दुनिया में व्यस्त रहते। पास पड़ोस ना के बराबर था। यहाँ के बच्चे उसे बेहद अलग लगते थे। जब पलक ने अपनी मम्मी से इस बारे में बात की तो 12 साल की बच्ची का अकेलापन दूर करने के लिए उसकी मम्मी ने उसे समय देने की बजाय विभिन्न प्रकार की हॉबीज़ क्लासेस में डाल दिया। पहले ही पलक स्कूल में ही एडजस्ट नहीं कर पा रही थी और अब गिटार क्लास, डांस क्लास, अबेक्स क्लास। पलक को हॉबी क्लासेस के बजाय स्ट्रेस क्लासेस ज़्यादा लगती थी। पलक की नन्ही सी जान इतनी अधिक भागदौड़ और तनाव को झेल नहीं पाई थी। उसके हौसले पस्त हो गए थे। वार्षिक परीक्षाफल आ गया था और पलक 2 विषय में फेल हो गई थी। परीक्षाफल देखते ही रीना पलक पर आग बुबूला हो उठी। बेवकूफ़ लड़की, कितना कुछ कर रही हूँ मैं तुम्हारे लिए, दिल्ली के सलीके सिखाने के लिए कितनी हॉबीज़ क्लासेस पर पैसे खर्च हो गए, पर तुम्हें तो रहोगी वही छोटे शहर की सिलबिल। पराग रीना को समझाने की कोशिश भी करता कि पलक और ऋषभ को एक तराजू पर ना तोले। पलक को थोड़ा समय दे, वह जैसा रहना चाहती है उसे रहने दे। इतना तनाव का यह असर हुआ कि पलक को बहुत तेज़ बुखार हो गया था। पराग रात भर पलक के माथे पर गीली पट्टियां बदलता रहा। रीना यह कहकर जल्दी सो गई कि अगले दिन ऑफिस में उसकी ज़रूरी मीटिंग है। रात भर बुखार में पलक तड़पती रही। अपनी बेटी को तड़पता देखकर पराग ने निर्णय लिया था। पराग ने जानकी जी को फ़ोन कर दिया और वे जल्दी ही शाम पलक के पास पहुंच गई। पराग ने खुद यह महसूस किया कि जानकी जी के आते ही पलक का बुझा हुआ चेहरा चमक उठा था। जब रात को रीना ऑफिस से लौटी तो जानकी जी को देखकर वह सकपका गई। रात में खाने की मेज पर बहुत दिनों बाद पलक ने मन से खाया और बोली, नानी यहाँ पर किसी को ढंग से खाना बनाना नहीं आता। रीना कट कर रह गई और बोली, मम्मी आपने पलक की आदत खराब कर रखी है, हेल्थी फूड उसे पसंद ही नहीं है। जानकी कुछ ना बोली, बस पलक को दुलारती रही। 2 दिनों के अंदर ही पलक स्वस्थ होकर चिड़िया की तरह चहचहाने लगी। 1 हफ्ते बाद जब जानकी जी अपना सामान बांधने लगी तो पलक भी अपना बैग पैक करने लगी। जानकी जी बोली, पलक तुम कहाँ जा रही हो? पलक बोली, नानी मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, मुझे यहाँ नहीं पढ़ना। रीना चिल्लाने लगी, मम्मी इसलिए मैं आप नहीं चाहती थी आप यहाँ आओ, आपने उसे बिगाड़ दिया है। बिल्कुल भी प्रतिस्पर्धा नहीं है पलक में, बिल्कुल छुई मी खिलौना बना कर रख दिया है। मेरी बेटी इस दुनिया में कभी कुछ कर भी पाएगी या नहीं? जानकी जी इससे पहले कुछ बोलती कि तभी पराग बोल उठा, खिलौना पलक को मम्मी जी ने नहीं बनाया है, तुमने। ये जब तुम्हारा मन था तुम पलक को बिजनौर छोड़ देती थी और जब मन करता है तुम सबकी अनदेखी करके पलक को दिल्ली लेकर आ जाती हो, बिना यह जाने कि इसमें पलक की मर्जी है या नहीं। रीना ने हल्का सा विरोध किया और बोली, माँ हूँ मैं उसकी। पराग बोला, हाँ तुम उसकी माँ हो और वह तुम्हारी बेटी, मगर कोई चाबी वाला खिलौना नहीं। रीना पराग पर कटाक्ष
करते हुए बोली, लगता है तुम बेटी की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते हो, इसलिए यह सब बोल रहे हो। पराग रीना की बात सुनकर तिलमिला उठा, क्योंकि उसमें लेश मात्र भी सच्चाई नहीं थी। इससे पहले पराग कुछ कहता, पलक ने धीमे से कहा, मम्मी मेरी खुशी मेरे अपने घर में है जो बिजनौर में है। यह भागदौड़, यह कंपटीशन मेरे लिए नहीं है। इससे पहले कि रीना कुछ बोलती, जानकी जी बोली, रीना जो जहाँ का पौधा है वह वहीं पर पनपता है। रीना ने आगे कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। जाने से पहले पराग ने पलक को गले लगाते हुए कहा, पलक जब भी तुम्हारा मन करे बिना एक पल सोचे चली आना। और बेटा तुम्हारे दो घर हैं, एक बिजनौर में और दूसरा दिल्ली में। बेटा कामयाबी कभी भी किसी जगह की मोहताज नहीं होती। पलक और जानकी जी को जाते हुए देखकर पराग सोच रहा था कि शायद खिलौने की चाबी अब खिलौने के पास ही है। अब पराग अपनी बेटी को भविष्य को लेकर निश्चित हो गया था।